नमस्कार। पथ और पथिक इन दोनों शब्दों से हम भली भांति परिचित होंगे। हर पथिक को ये तय करना पड़ता है कि वो किस पथ को चुने। वैसे ही हर राष्ट्र का अपना एक पथ होता है जो समय की धुरी पर चलता है, जिसका अपना अतीत होता है, वर्तमान होता है और भविष्य होता है। हाल में ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। इसके क्या उद्देश्य थे? इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये कि हम अंग्रेजों की दिए हुए प्रतीकों को तोड़कर भारत का एक नया प्रतीक बनाएं। दूसरा, हर नागरिक को अपने कर्तव्य बोध का एहसास हो, क्योंकि कर्तव्यों से ही कोई भी राष्ट्र, नागरिकों के कर्तव्यों से ही कोई राष्ट्र सशक्त और महान बनता है। भारत की परंपरा में हमेशा कर्तव्यों को प्रधानता दी गई है। हम अक्सर अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। यदि हम सभी कर्तव्यों की बात करें तो अधिकार अपने आप रक्षित हो जाएंगे। भारत की यदि हम सभ्यता को देखें, पुरातन सभ्यता से लेकर, जैसे भगवान श्री राम के काल को हम देखें, वहाँ उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, अधिकारों को नहीं। उनका अधिकार था कि वो राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन उन्होंने पुत्र के कर्तव्य का पालन किया और अपना सब कुछ छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। वहीं भरत ने अपने भातृ और भाई के धर्म यानी अपने भाई के कर्तव्य का पालन किया और उन्होंने राजा होते हुए भी एक वनवासी की तरह जीवन जिया। वहीं जब हम रामायण काल से महाभारत काल की तरफ यदि अपना रुख करते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां अधिकारों को प्राथमिकता दी जा रही है, कर्तव्यों को नहीं। और जब किसी संस्कृति में यदि अधिकारों को प्राथमिकता दिए जाने लगे तो कर्तव्य पथ लोग भूल जाते हैं। अधिकारों का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि सभी जिनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं यदि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें तो स्वतः ही आम जनमानस के अधिकार रक्षित हो जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसके तहत इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है विधायिका, दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है मीडिया यानी सूचना तंत्र। यदि इन चारों के बीच में समन्वय हो तो क्या हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे? क्या यदि ये चारों तंत्र मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो क्या आम जनमानस के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे? ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। इस पे हमें मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। भारत में जो विधायिका है ये लोगों के जन समर्थन से ही कार्य करती है। वहाँ जो जनप्रतिनिधि जाते हैं वो जनता द्वारा ही चुनकर जाते हैं। उनका प्रयास होना चाहिए कि वो आम जनता के विकास के लिए नीतियाँ बनाएं। वो नीतियाँ राष्ट्र के विकास के लिए होनी चाहिए। आम जनमानस के जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने की होनी चाहिए। जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनको नज़रअंदाज न किया जाए, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से आप वहाँ तक पहुँचे हैं। और यदि आप अपने कर्तव्य बोध से यदि थोड़ा भी पथ भ्रमित हो गए तो आप को जो अधिकार प्राप्त हैं उसका आप दुरुपयोग करने लगेंगे, तो कोई भी राष्ट्र किस प्रकार से सशक्त बनेगा? और दूसरी तरफ कार्यपालिका का काम है कि विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून है, नियम है, उनका क्रियान्वयन करना। वो आम जनमानस से जुड़े, उनके प्रति सिंपैथी और इम्पैथी रखे, उनके भाव को समझे और अपने को उनकी जगह पर रख कर देखे कि यदि इस परिस्थिति में यदि वो होते तो उन्हें क्या कर,
मनोभाव कैसे होते हैं। यदि वो इस प्रकार से अपने विचारों के तालमेल को आम जनमानस से जोड़ दे तो कार्यपालिका भी अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन करेगी और आम जनमानस का जीवन समृद्ध होगा। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का। न्याय शब्द विश्वास का शब्द होता है। इसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण भी होता है। ये आम जनमानस में एक विश्वास पैदा करता है कि यदि हमारे अधिकारों का हनन हो तो कोई है जो इनकी रक्षा करेगा। वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी को समान दृष्टि से देखेगा और वो दृष्टि इतनी व्यापक होनी चाहिए कि वो किसी के प्रति भेदभाव न करे। इस संबंध में नालसा का जो गठन हुआ था वो एक बहुत ही सराहनीय कदम था और समय समय पर भारतीय न्यायाधीशों ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो आम जनमानस का विश्वास न्याय के प्रति उसी तरह मजबूत रखता है जिस प्रकार जैसे हमारी आस्था भगवान में होती है। और कई न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों से भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अमिट हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें से केशवानंद भारती केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर PIL की व्यवस्था, या तमाम ऐसे चीज़ें। आज की जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही गतिशील है और वैश्विक हो गई है। इसलिए इस गतिशीलता और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें एक समन्वय बना के रखना होगा। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मीडिया यानी सूचना तंत्र। ये प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया में डिवाइडेड है। ये तंत्र इतना महत्वपूर्ण है कि ये जनता के आंख और कान होते हैं। यदि ये अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करें तो जनता के यदि अधिकारों का हनन भी हो रहा है तो ये जनता की आवाज बनकर ये जो 3 स्तंभ हैं उनको सही और सटीक सूचना प्रदान करेंगे, जिससे इस प्रमुख 3 स्तंभों पर बैठे लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि आम जनमानस किस परिस्थिति में है, क्या उनके विचार हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मीडिया में जो आम बहसें होती हैं वो कोलाहल से भरी होती हैं। उनका मुद्दा केवल किसी पार्टी को लेकर होता है। राजनीतिक पार्टी अपना पक्ष रखे, लेकिन उसके साथ साथ जुड़े होते हैं देश के आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, आम जनता का विकास, आम जनता की समृद्धि, और ये सारी चीजें एक आम जनमानस को जागरूक करती हैं कि हमारे अधिकारों की बात हो रही है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसको जो जन समर्थन हमने जिन लोगों को दिया है उन तक पहुंच रही है। लेकिन वर्तमान में स्थिति कुछ बदली सी नजर आ रही है। हम आए दिन देखते हैं कि विधायिका में जो सदनों में बहस होती है उसके गुणवत्ता में कमी आ रही है। यदि उन बहसों में यदि गुणवत्ता हो जाए तो विरोधाभास होते हुए भी सारी नीतियां और नियम सुचारू रूप से क्रियान्वित हो जाएंगे और एक समृद्ध बहस का जो पुनर्जागरण होगा, जिसको मैं पुनर्जागरण कहना चाहता हूं, वो एक समृद्ध बहस का जो हमारे प्राचीन काल में होती थी जिसको हम वाद कहते थे, तो वो एक समृद्ध बहस का पुनर्जागरण हम कर सकते हैं। अब ये है कि सारी चीजें एक दूसरे की पूरक तब होंगी जब
ये चारों स्तंभ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अभी भी हमारे देश के पास बहुत सी चुनौतियां हैं और वैश्विक स्तर पर भी बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक राष्ट्र के रूप में अपने सारे नागरिकों से ये अपेक्षा करेंगे कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार से करें जिससे देश को मजबूती मिले। संविधान में आर्टिकल 51A के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे अपने संविधान के प्रति मान और सम्मान, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति मान और सम्मान, आपसी सद्भावना को बढ़ावा देना, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना कि जो उसको क्षति न पहुंचे। यदि उसको क्षति पहुंचती है तो राष्ट्र की समृद्धि को क्षति पहुंचती है। फिर से हिंसक जनक घटनाओं को बढ़ावा न देना, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कोई राष्ट्र विरोधी ताकतें राष्ट्र को क्षति न पहुंचाएं। वैसे भी अभी तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हर क्षण हर पल हमें कर्तव्य का बोध होना जरूरी है, क्योंकि हम जब तक अपने कर्तव्य का बोध नहीं रखेंगे अपने सर्वकालिक आदर्शों को हम संरक्षित नहीं रख पाएंगे। क्योंकि ये भारत हमेशा से प्रगतिशील भारत की कल्पना करता है। यहाँ तटस्थ होकर बैठकर देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको जो अधिकार मिले हैं उसका पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को सुचारू ढंग से आपको पालन करना होगा, जिससे देश की सारी जो एक व्यापक विषय है उसमें सारे विषयों में देश प्रगतिशील रहे। या तो वो सामाजिक विषय हों, आर्थिक विषय हों, राजनीतिक विषय हों और सांस्कृतिक विषय हों। इन सारे विषयों में यदि हम सभी लोग अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने जो अधिकार मिले हैं उसका एक तालमेल बैठाएं, तो जो फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो एक दूसरे की पूरक साबित होंगी। क्योंकि हम एक बहुत ही वैश्विक परिवेश में जी रहे हैं। इस परिवेश में हमारा एक कार्य पूरे विश्व को संदेश देगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि यदि भारत का नागरिक यदि कोई महान कार्य करता है तो उसका संदेश पूरे विश्व पे जाता है। और हमारे देश के नागरिक हर जगह हर कोने में मौजूद हैं, जिससे वो गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा देश एक महान कार्य के लिए अपने पथ को चुन रहा है और हम उस महान विरासत के प्रतिनिधि हैं। वो जहां भी हैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यदि वो भी अपने कर्तव्यों को पालन करें तो कहीं भी विश्व के हर कोने में, विश्व के हर मानचित्र में भारत अपनी पहचान बनाएगा। क्योंकि कोई कहीं भी रहता है उसकी आत्मा तो भारत में ही बसती है। तो भारत कर्तव्य की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है और ये अर्पण की भूमि है। यहाँ कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि कर्तव्यों का यदि सुचारू रूप से पालन किया जाए तो अधिकार स्वयं के स्वयं रक्षित हो जाएंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं, जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसमें आम हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि या कार्य न करे जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो। उसी तरह नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। औरतों के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार और बुरे आचरणों को हमें रोकना होगा। तीसरा, उनकी भागीदारी, जन भागीदारी बढ़ानी होगी। यदि उनकी जन भागीदारी बढ़ेगी
तो पुरुष और महिला में एक बेहतर तालमेल बैठेगा, उनमें समानता का अधिकार आएगा। फिर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हाशिए पे पड़े हैं, जो मार्जिनलाइज हैं, उनको जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों का हमें संरक्षित करना पड़ेगा। वो संरक्षित तब होंगे जब समृद्ध और सशक्त लोग या जिनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार से करें कि उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनका वो प्रयोग उन हाशिए पे पड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए करें। तभी इस गौरवमयी भारत के इतिहास को हम संरक्षित कर सकते हैं और नई पीढ़ी को एक समृद्ध और सशक्त विरासत प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जो कर्तव्य का पथ होता है ना, वो बड़ा ही कठिन होता है, उस पे चलना बहुत ही दुष्कर होता है, लेकिन जो लोग चले हैं उन्होंने इस कार्य को सिद्ध भी किया है और भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और ऐसे तमाम क्रांतिकारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहते तो भारत का एकीकरण कभी नहीं होता। उन्होंने एकीकरण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई कि उन्हें अपने कर्तव्य बोध था। उन्होंने सब कुछ वो नीतियां अपनाई जिसमें साम, दंड, भेद सभी शामिल है, जिससे भारत का एकीकरण हो। यदि भारत का एकीकरण न होता तो आज हम जो इतने बड़े भूभाग को देख रहे होते शायद वो न होता, क्योंकि वो कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत थे। इसी तरह सभी लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने कर्तव्य बोध का ध्यान रखते हुए अपनी निज उत्थान की परवाह नहीं की और उन्होंने देश के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जो देश की उस स्थिति के अनुसार सही थे। और आज भी वर्तमान स्थिति में हर नागरिक को चाहिए कि अपनी प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति का भी ध्यान रखे। वो अपने हर काम को इस प्रकार से करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार से करे कि हमारा देश एक उदाहरण के रूप में समग्र विश्व के रूप में प्रस्तुत हो। अभी भी भारत का नाम पूरे वैश्विक परिवेश में एक अहम स्थान रखता है, लेकिन अभी हमें और विकास की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो संदेश है ना वो समग्र विश्व तक पहुंच भी गया है। लेकिन हमें कभी भी अपने आप को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमने बहुत सी प्रगति कर ली है। अभी हमें आम नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता लानी है। वो गुणवत्ता तब आएगी जब सशक्त और समृद्ध लोग जितना भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके जीवन को सुधारने के लिए अपना प्रयास करें, तो जाहिर तौर पे हमारा देश एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ेगा। जय हिंद।